से क्या मैं कह सकती हूँ x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो जो दो असिम्प्टोट्स हो गए वो एक ये है और दूसरा ये है। अब अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों असिम्प्टोट्स के बीच का एंगल निकालो, जो शायद क्वेश्चन भी था हमारी असाइनमेंट का, तो क्या आप निकाल सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल? क्या करना पड़ेगा मुझे एंगल निकालने के लिए? दोनों की स्लोप मालूम है और वहां से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। निकालना जरा और मुझे बताओ कि वो एंगल क्या आ रहा है। b by a and minus b by a, these are the slopes of the two lines. tan theta हो जाएगा m1 minus m2 upon 1 minus m1 m2. So tan theta is 2ab upon 2ab upon a square minus b square. अब अगर मैं कहूं कि जो दो असिम्प्टोट है मेरे, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब if angle becomes 90 degree, it means this denominator has to become 0. अगर ये 0 हो गया तो a square is equal to b square और a is equal to b. So, if asymptotes of a hyperbola are at 90 degree, then that hyperbola becomes rectangular hyperbola. हाँ जी, ऊपर 2ab कैसे आएगा हे भगवान? b अपॉन a प्लस b अपॉन a, 2b बाय a। यहां से एलसीएम a स्क्वायर है, इसका एलसीएम a है, तो वो ऊपर जाकर के a रह नहीं जाएगा न्यूमरेटर में। नाउ इफ asymptotes of the hyperbola becomes perpendicular to each other, then conjugate axis becomes equal to transverse axis, and as we know जब transverse axis और conjugate axis की लेंथ बराबर हो जाती है तो हाइपरबोला कैसा हो जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की डेफिनेशन दो तरह से हम देते हैं। एक हम कहते हैं जब ट्रांसफर एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बराबर हो गई तो वो रेक्टेंगुलर हो गया। दूसरा, जब उसके असिम्प्टोट्स 90 डिग्री पर हो गए तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब एक चीज और बताओगे मुझे, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। √2 फिक्स्ड है, सिर्फ एक ऐसी यही हाइपरबोला जहां पर एक्सेंट्रिसिटी फिक्स √2। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इन केस ऑफ हाइपरबोला वाज b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। a और b बराबर हो गए रेक्टेंगुलर के केस में, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1 e स्क्वायर 2, e becomes √2. So if anywhere you find eccentricity is √2, you can draw a conclusion, not necessarily I should say,
अगर एक्सेंट्रिसिटी √2 है तो जरूरी नहीं है कि हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होगा, लेकिन अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी √2 होगी। ठीक है जी। तीसरी चीज हमने कहा कि जो एसिम्पटॉट्स हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएं तो वो हाइपरबोला हो जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मैं क्या कह रही हूं, मैं एक पर्टिकुलर केस ले लूं। क्या केस? जब x और y एक्सिस जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं वो मेरे हाइपरबोला को असिम्पटॉट है। मींस जो मेरा हाइपरबोला है उसकी जो दो ब्रांचेस हैं दे आर लाइंग लाइक दिस। इस केस में x और y एक्सिस इटसेल्फ दे बिकम व्हाट? असिम्पटॉट। इसका मतलब असिम्पटॉट्स की इक्वेशन x y is equal to 0, combined equation of asymptotes if I write x y is equal to 0, इसके करस्पॉन्डिंग जो हाइपरबोला है वो हम लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि हमने देखा कि जो हाइपरबोला है और जो उसका कॉन्जुगेट है दोनों में डिफरेंस सिर्फ आता है कांस्टेंट टर्म में। यहाँ पर कांस्टेंट 0 है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट को सी स्क्वायर कर दिया। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक फॉर्म हमने देखी थी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए, दैट वाज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ बराबर हो रही थी। दूसरी जगह हमने देखा कि एक्स और वाई एक्सिस ही असिम्पटॉट बन गए। इन दैट केस द हाइपरबोला विल बी ऑफ द फॉर्म एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें सिर्फ एक चीज सिर्फ याद रख लेना, मैंने क्या कहा, एक्स और वाई एक्सिस असिम्पटॉट्स हैं। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन, इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इस पर सिर्फ एक चीज याद रखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स सी टी सी बाय टी, वेयर टी इज द पैरामीटर, C into T, C upon T। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, 2-4, फिर आगे चलेंगे। लिखो जी, क्वेश्चन है, आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करना है। Let xy is any point. Let xy is any point on the parabola y square is equal to 4x. Let P is the any point. Let P is the any point that divides the line segment. That divides the line segment from 0, 0 to xy. From 0, 0 to xy in the ratio 1:3. 1:3. Then locus of P is. xy is any point lying on the parabola y square is equal to 4x. P is any point that divides the line segment from 0, 0 to xy in the ratio 1:3. Locus of point P is.
जी, निकला कि नहीं अभी तक ना? लोकस को देख के वैसे ही घबरा से जाते हैं बेचारे। क्या कहा मुझे? ये P पॉइंट है एक्स वाई, दिस इज एनी पॉइंट एक्स वाई लाइंग ऑन द पैराबोला, इसको क्यों कह देते हैं? ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, इस पर एक पॉइंट P है जो इसको 1:3 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस P पॉइंट का लोकस चाहिए, ठीक है जी। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या? बताओ फिर। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा सिंपल सिंपल, x/4 y/4। इसका लोकस निकालना है तो तुम्हें क्या बोला? h और k मान ले। अब ये xy पॉइंट इस पर लाई कर रहा है पैराबोला पर, यहां से x को 4h और y को 4k ले सकते। आंसर मुझे h और k के टर्म्स में चाहिए। xy point is lying on this parabola. Now put the values of x and y in terms of h and k. y square का मतलब हो गया 16k square और ये हो गया 16h. k square is equal to h, that is y square is equal to x. Again a parabola. So locus of point P is again a parabola. ठीक है जी, देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। The common tangents to the circle x square plus y square is equal to 2 and parabola y square is equal to 8x. The common tangents to the circle x square plus y square is equal to 2 and parabola y square is equal to 8x touch the circle at the points P and Q, and parabola at the points R and S, and the parabola at the points R and S. Then area of the quadrilateral PQRS is, area of the quadrilateral PQRS is, I repeat, the common tangents to the circle and the parabola touch the circle at the points P and Q and the parabolas at the point R and S. Then area of the quadrilateral PQRS is. सब्स्टिट्यूट करोगे और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। सो चारों पॉइंट पी क्यू आर एस आपके पास आ जाएंगे। पॉइंट्स जो आ रहे हैं दो तो है 2 4 एंड 2 -4, बाकी दो पॉइंट है -1 1 एंड -1 -1। चार पॉइंट्स आ गए तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आई थिंक आप निकाल सकते हो। और ये क्वेश्चन इस बार आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, 2014 IIT एडवांस क्वेश्चन। आंसर फॉर दिस इज 15। आंसर मार्क कर लो, कंप्लीट करके देख लेना, कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछ सकते हो। हाँ जी क्या दोबारा बोलो। हाँ हे भगवान, m स्क्वायर क्या -2 हो सकता है क्या रियल बनेंगे m की वैल्यू? हाँ तो ये नहीं हो सकता। ये ऐसी ऐसी बातें ना पूछो मैं स्टेज पे आके मुझसे गड़बड़ हो जाती है, फिर ऐसी बातें पूछो।
सो एम की दो वैल्यूज +-1। पैराबोला पर तो डायरेक्टली आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, सर्कल के कांटेक्ट आप इसमें डाल करके वहां से निकाल सकते हो। चारों पॉइंट्स एरिया निकालना है। राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। A vertical line passes through the point H0 and intersects the ellipse x²/4 plus y²/3 is equal to 1. A vertical line passing through the point H0 intersects the ellipse x²/4 plus y²/3 is equal to 1 at the points P and Q. Let the tangent to the ellipse at P and Q meet at the point R. If delta within bracket H, this is equal to area of triangle PQR delta 1 is maximum of delta H. कंडीशन है H की वैल्यू 1/2 और 1 के बीच में। delta 2 represents minimum of delta H. Condition is same, value lying between 1/2 and 1. Then the value of 8/√5 delta 1 minus 8 delta 2 is, ये वैल्यू आपको निकालनी है। 8/√5 into delta 1 minus 8 delta 2. क्वेश्चन क्लियर है? वर्टिकल लाइन H0 इंटरसेक्ट्स द इलिप्स एट द गिवन पॉइंट। उन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ किए जो कि R पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। PQR एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है, फिर उसके हिसाब से ये वैल्यू निकालनी है।